ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा जॉर्ज ऑरवेल की लिखी किताब एनिमल फार्म की बुक समरी। तो चलिए जल्दी ही शुरू करते हैं बुक समरी। चैप्टर 1। मैनर फार्म के मालिक मिस्टर जॉन्स शाम के लिए अपने मुर्गी घरों में ताला लगा देते हैं, लेकिन वो इतने नशे में होते हैं कि बिस्तर पर जाने से पहले सब कुछ बंद करना याद नहीं रखते। जैसे ही फार्म हाउस में लाइटें बंद होती हैं, सभी जानवरों में हलचल शुरू हो जाती है। सभी जानवर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर एक ओल्ड पिग, जिसे ओल्ड मेजर कहा जाता है, वो सभी को संबोधित कर रहा है। मतलब कि वो स्पीच दे रहा है। ओल्ड मेजर एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा हुआ है। 3 कुत्ते और सारे के सारे पिग सबसे पहले आते हैं और स्टेज के ठीक सामने बैठ जाते हैं। मुर्गियां और कबूतर खिड़कियों और छतों पर बैठे रहते हैं। भेड़ें और गायें पिग्स के पीछे बैठती हैं और बॉक्सर और क्लोवर कार्थोरस पीछे लेटे हुए हैं। पिग्स का और डॉग्स का सबसे आगे होना ये दिखाता है कि वो फार्म में पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि पिग यह भाषण दे रहा है कि डॉग्स और पिग्स किस तरह से दूसरे एनिमल से बेहतर हैं। इस अर्थ में ये जो फार्म है, यहाँ पर एक तरह से रेसिज्म की भी शुरुआत होती है। घोड़ी मोली चीनी खाते खाते अपने बालों को पीछे की तरफ हिलाती है और बिल्ली को बॉक्सर और क्लोवर के बीच में थोड़ी गर्म जगह मिल जाती है। बिल्ली ओल्ड मेजर की बिल्कुल भी नहीं सुनती। ओल्ड मेजर अपना स्पीच शुरू करता है। वह सभी को कॉमरेड कहकर बुलाता है और अनाउंस करता है कि जल्दी ही वो मरने वाला है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो अपनी बुद्धि और अपने ड्रीम सबके साथ शेयर करना चाहता है। वो जानवरों से कहता है कि उनका जीवन खतरे में है। जब तक वो किसी काम के हैं तो मिस्टर जॉन्स उन्हें खाना देते हैं, और जब किसी काम के नहीं रहते तब वो उन्हें मार देते हैं। वो जोर देकर कहता है कि जानवर गुलाम हैं, जबकि गुलाम होना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ह्यूमन उनके मेहनत के प्रोडक्ट्स की चोरी ना करें तो मैनर फार्म कई जानवरों को आराम से सपोर्ट करेगा। अगर वे ह्यूमंस को हटा दें तो जानवर भूखे नहीं रहेंगे और ज़्यादा काम भी नहीं करेंगे। ओल्ड मेजर इस बात पर जोर देता है कि ह्यूमंस एक ऐसी क्रीचर है जो दूध और अंडे जैसी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता, पर उसका यूज़ पूरा करता है। वो एनिमल से उन सारे थॉट्स पर बात करता है कि जिनको छोड़ देना चाहिए। गैलन दूध से लेकर सैकड़ों अंडे और क्लोवर के 4 बच्चे तक जो हमेशा के लिए चले गए हैं, मतलब कि मिस्टर जॉन्स ने उन्हें मार दिया है। ओल्ड मेजर बताते हैं कि मिस्टर जॉन्स पिग्स को काटता है। किसी दिन बॉक्सर को गोंद फैक्ट्री में बेच देंगे जब वो काम नहीं कर पाएगा, और जब डॉग्स बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें भी डुबो दिया जाएगा। ओल्ड मेजर ये सुझाव देता है कि इंसान ही सारी बुराइयों की जड़ है। रेवोल्यूशन के तरीके से ह्यूमन से छुटकारा पा सकते हैं, और ओल्ड मेजर का कहना है कि रेवोल्यूशन सही समय पर ही किया जाएगा। वो सबको वार्निंग देता है कि इस पर विचार नहीं कर सकते कि ह्यूमंस और एनिमल्स उन दोनों के समान बेनिफिट्स हैं। उन्हें विश्वास करना चाहिए कि ह्यूमंस उनके एनिमी हैं और सभी एनिमल्स आपस में दोस्त हैं। दरअसल इस कहानी के माध्यम से लेखक जॉर्ज ऑरवेल ये बताना चाहते हैं कि समाज में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरह से इनइक्वलिटी बनी हुई है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अचानक कुत्तों की नज़र 4 चूहों पर पड़ती है जो सुन रहे हैं और उन्हें वापस उनके बिलों में खदेड़ देते हैं। ओल्ड मेजर ने चुप रहने के लिए कहा और जोर देकर कहा कि उन्हें इस बात पर वोट करना चाहिए कि वाइल्ड एनिमल्स वो दुश्मन है या हमारे फ्रेंड हैं। पार्लियामेंट में वाइल्ड एनिमल्स को फ्रेंड बनाने के पक्ष में भारी मतदान हुआ। केवल बिल्ली और कुत्ते ही वोट नहीं देते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोगों को पता चलता है कि कैट ने तो दोनों पक्षों को वोट दिया है। सीरियसली ओल्ड मेजर ने फिर से जोर देकर कहा कि वो ये नहीं भूल सकते कि ह्यूमंस उनके एनिमी हैं, लेकिन शराब पीने, बिस्तर पर सोने या बिजनेस करने से वे कभी ह्यूमंस के बराबर नहीं बन सकते। वे यह भी कहते हैं कि एनिमल्स एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि वे सभी इक्वल हैं। ओल्ड मेजर बताता है कि वो सभी को एक
सॉन्ग सिखाने जा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा उसकी माँ ने उन्हें बहुत पहले सिखाया था। इस सॉन्ग को वो एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड का नाम देते हैं। जब फार्म का मालिक फार्म में नहीं होता तब वो सारे जानवर उस गाने को बार बार गाते हैं। वो गाना उन्हें रेवोल्यूशन करने के लिए उकसाता है। तो चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं। ओल्ड मेजर की 3 रात के बाद में मार्च की शुरुआत में ही डेथ हो जाती है और अगले 3 महीनों में उनके थॉट्स मैनो फार्म के जो दूसरे बुद्धिजीवी जानवर थे, स्पेशली पिग्स, उन विचारों को दूसरे जानवरों में फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। 2 यंग पिग्स नेपोलियन और स्नोबॉल देखते हैं कि उन्हें प्रॉमिस किए गए रेवोल्यूशन के लिए तैयार रहना चाहिए। स्किलर नाम के एक छोटे मोटे पिग के साथ, जो कि बोलने में काफ़ी अच्छा है और सुनने वालों को किसी भी बात पर यकीन दिला सकता है, वे कुछ सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं और ओल्ड मेजर की जो भी टीचिंग्स हैं उनको एक प्रोसेस में लाने के लिए डेवलप करते हैं, जिसे वे एनिमलिज्म कहते हैं। वे दूसरों को प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। कई एनिमल्स का सुझाव है कि वे मिस्टर जॉन्स के प्रति वफादारी दिखाएं और दूसरे जानवरों का कहना है कि मिस्टर जॉन्स के बिना उन्हें खाना खिलाए वे भूखे मर जाएंगे। मिस्टर जॉन्स से मतलब यहाँ पर फार्म के मालिक की बात की जा रही है। दूसरे लोग इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि उनके मरने के बाद लंबे समय तक क्या हो सकता है। मौली खोड़ी सबसे बेवकूफ भरा प्रश्न पूछती है, जैसे कि क्या रेवोल्यूशन के बाद शुगर होगी और क्या वह अभी भी अपने बालों में रिबन लगा सकती है। स्नोबॉल पेशेंसफुली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे शुगर की ज़रूरत नहीं है और रिबन जो है वो स्लेवरी का प्रतीक है, लेकिन मौली इस बात से एग्री नहीं करती। पिग्स को पालतू कोए मूसा से भी समस्या है, हालांकि वो काम नहीं करता है और इसीलिए उसे पसंद नहीं किया जाता है। वो शुगर कैंडी माउंटेन नाम की एक जगह के बारे में कहानियाँ भी सुनाता है, जो एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ जानवर मरने के बाद जाते हैं। कई जानवर शुगर कैंडी माउंटेन में बिलीव करते हैं और पिग्स उन विश्वासियों को समझाने की कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि बॉक्सर और क्लोवर पिग्स के सबसे अच्छे फॉलोअर साबित होते हैं। वे इनक्रेडिबली कहीं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन वे पिग्स के थॉट्स को इजी तरीके से लॉजिकली दूसरे जानवरों को समझा सकते हैं। रेवोल्यूशन बहुत पहले आ जाता है। पिछले कुछ सालों में फार्म के मालिक मिस्टर जॉन्स ने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था, इसलिए वो अपने जानवरों और प्रॉपर्टी की कोई केयर नहीं करता था। जून के महीने में जब घास काटने के लिए लगभग तैयार हो जाती है तो मिस्टर जॉन्स विलिंगटन जाते हैं और बहुत ज़्यादा नशे में धुत हो जाते हैं और पूरे 24 घंटे के लिए गायब रहते हैं। उनके आलसी फार्म हैंड खरगोशों का शिकार करते हैं और जानवरों को खाना नहीं खिलाते, और जब मिस्टर जॉन्स वापस आते हैं तो वो आकर बस सो जाते हैं। भूखे जानवर झपटते हैं, स्टोर शेड का दरवाजा तोड़ देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर जॉन्स जाग जाते हैं और अपने फार्म हैंड्स को बोलते हैं कि वो जानवरों को कोड़े मारें, पर जानवर रिवोल्यूशन कर देते हैं और ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। सारे के सारे लोग डर कर भाग जाते हैं और मिसेस जॉन्स एक बैग पैक करती हैं और पीछे के दरवाजे से निकल जाती हैं। एनिमल्स मिस्टर जॉन्स के पीछे का गेट बंद कर देते हैं। एनिमल्स पहले खेत के चारों को खुशी से खाते हैं और फिर मिस्टर जॉन्स की शक्ति के सबूत नष्ट कर देते हैं, मतलब कि कुएं के टुकड़े, कुत्ते की जंजीरें और नाइफ फेंक देते हैं, और वो जो लगाम थी और हंटर था उसको जला देते हैं। स्नोबॉल ने घोड़ों की अयाल और पूंछ के रिबन को भी आग में फेंक दिया, यह कहते हुए कि रिबन कपड़े के हैं और इंसानों के निशानी हैं। उनका सुझाव है कि जानवरों को बिना कपड़ों के ही रहना चाहिए। इस पर बॉक्सर अपने कानों को मक्खियों से बचाने के लिए गर्मियों में पहनने वाली टोपी को आग पर फेंक देता है। नेपोलियन सभी को 2 गुना राशन देता है और एनिमल्स 7 बार एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड गाने को गाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। सुबह में सारे जानवर खेत को देखने के लिए पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ते हैं। वे फार्म हाउस तक खत्म होने वाली
हर बिल्डिंग और ग्रासलैंड का निरीक्षण करते हैं। नेपोलियन और स्नोबॉल एनिमल्स को घुमाने के लिए घर में ले जाते हैं जब तक उन्हें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मॉली गायब है। पर जल्द ही मॉली उन्हें घर के अंदर मिसेस जोन्स के बालों के रिबन के साथ खेलती हुई पाई गई। उन्होंने उसे डांटा। एनिमल्स फार्म हाउस को एक संग्रहालय के रूप में बनाए रखने के लिए एग्री होते हैं। वहाँ कोई एनिमल्स नहीं रहना चाहता। नाश्ते के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ने एक अनाउंसमेंट के लिए सभी को एक साथ बुलाया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि पिग्स पिछले कुछ महीनों से खुद को पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। हर कोई देखता है कि स्नोबॉल मैनर फार्म के गेट को एनिमल फार्म से ढक देता है। फिर बड़े खलियान में पिग समझाते हैं कि वे 7 परमिशंस लेकर आए हैं जो एनिमलिज्म के आदर्शों को बताती है। स्नोबॉल सीढ़ी चढ़ता है और खलियान के किनारे उन सारे रूल्स को बना देता है। उन्होंने पढ़ा कि 2 पैरों वाला कोई भी ह्यूमन एनिमी है, जबकि 4 पैरों या पंखों वाला कोई भी ह्यूमन फ्रेंड है। एनिमल्स को कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए या दूसरे एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। और अंतिम रूल यह है कि सारे के सारे एनिमल्स समान हैं। स्नोबॉल इसे सभी के लिए जोर जोर से पढ़ता है और फिर सभी को घास काटने के लिए बुलाता है। गाय इसका विरोध करती हैं क्योंकि अभी तक उनका दूध नहीं निकाला गया है, लेकिन नेपोलियन ने वीरतापूर्वक सभी से कहा कि वे इसके बारे में चिंता ना करें। और उस शाम जब जानवर घास के खेतों से वापस आते हैं तो दूध की बाल्टियां गायब हो जाती हैं। अब शुरू होता है चैप्टर 3। हर जानवर बत्तखों और मुर्गियों तक घास लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पिग्स इतने चालाक होते हैं कि खुद काम नहीं करते, वो बाकी सारे जानवरों से काम करवाते हैं। जानवरों को घास लाने में मिस्टर जोन्स से भी कम समय लगता है और फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी होती है। पूरी गर्मी के दौरान चीज़ें पूरी तरह से काम करती हैं। जानवर उस भोजन को खाने में बड़े ही रोमांचित होते हैं जो उन्होंने अपने लिए पैदा किया है, और उन्हें इसे ह्यूमंस के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हार्ड लगती हैं, जैसे बिना थ्रेशिंग मशीन के मकई की कटाई करना, लेकिन पिग्स इसे समझाने के लिए काफ़ी चालाक होते हैं और बॉक्सर उसे और इजी बनाकर जानवरों को अपने पक्ष में कर लेता है। हर कोई बॉक्सर की तारीफ करता है क्योंकि वो 3 घोड़ों जितना मजबूत दिखता है, और यहाँ तक कि जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ मेहनत करने के लिए वो बाकी सभी की तुलना में ज़्यादा काम करता है। मौली घोड़ी और बिल्ली को छोड़कर सारे जानवर जितनी भी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करते हैं। मौली को सुबह उठने में बड़ी मुश्किल होती है और अक्सर उसके पैरों में पत्थर होने के कारण वो जल्दी काम छोड़ देती है, जबकि बिल्ली काम के टाइम गायब हो जाती है और बहाने बनाकर जब भोजन खाने का टाइम आता है तब आ जाती है। विद्रोह के बाद से बेंजामिन अपरिवर्तित दिखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मिस्टर जोन्स के बिना उनका जीवन अच्छा है, तो उन्होंने गुप्त रूप से ये रिपीट किया कि गधे लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं और किसी और ने मरा हुआ गधा नहीं देखा है। एनिमल फार्म पर रविवार को कोई काम नहीं होता। देर तक नाश्ते के बाद एनिमल्स एक हरे मैदान पर एक झंडा लगाते हैं जिसे स्नोबॉल ने अपने सफ़ेद खुर और सींगों से बनाया है। फिर एनिमल्स बड़े खलियान में एक बैठक में भाग लेते हैं जहां वे आने वाले वीक के काम पर चर्चा करते हैं और बहस के लिए प्रस्ताव पेश करते हैं। पिग्स ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रस्ताव पेश करते हैं, और नेपोलियन और स्नोबॉल सबसे ज़्यादा सक्रिय वाद विवाद करता है। हालांकि वे कभी किसी बात पर एग्री नहीं हो पाते। बैठक एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड के दौर के साथ समाप्त होती है। पिग्स हार्नेस रूम को अपने मुख्यालय के रूप में अपनाते हैं और शाम को फार्म हाउस से किताबें पढ़ते हैं। स्नोबॉल मुर्गियों के लिए अंडा प्रोड्यूस समिति और भेड़ों के लिए वाइटर वूल मूवमेंट जैसी समितियों का आयोजन करता है, लेकिन ये परियोजनाएं सफल नहीं हो पाती। उनकी एकमात्र सफलता पढ़ने और लिखने की क्लास में से है। प्रत्येक जानवर कुछ हद तक पढ़ लिख सकता है,
डॉग्स अच्छी तरह पढ़ना सीखते हैं लेकिन केवल 7 परमिशंस ही पढ़ पाते हैं। म्यूरियल पढ़ना सीखते हैं और अखबारों को जोर जोर से पढ़ सकते हैं, जबकि बेंजामिन गधा पूरी तरह से पढ़ा लिखा है लेकिन वो पढ़ने से मना करता है। क्लोवर पूरी वर्णमाला सीखता है लेकिन वो शब्द नहीं पढ़ पाता है, जबकि बॉक्सर पहले 4 अक्षर सीखता है, बस उसके बाद वो कुछ नहीं सीखता। इस बीच मौली केवल अपना नाम लिखना सीख पाती है। भेड़ जैसे कम बुद्धिमान जानवर केवल अक्षर ए सीखते हैं और 7 परमिशंस को याद करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। स्नोबॉल उन्हें इस कहावत तक सीमित कर देता है कि 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे, मतलब कि 4 पैर वाले एनिमल्स अच्छे हैं और 2 पैर वाले इंसान खराब हैं और उनके दुश्मन हैं। सबसे पहले यह बर्ड्स के साथ खराब होता है जिनके केवल 2 पैर होते हैं, लेकिन स्नोबॉल उन्हें समझाता है कि जो चीज़ इंसानों को बुरा बनाती है वो उनके हाथ हैं और पक्षियों के हाथ नहीं होते हैं। बाकी सभी लोग भी यही कहावत सीखते हैं और भेड़ें इसे घंटों तक दोहराती रहती हैं। नेपोलियन को डॉग से पैदा हुए 9 पपीज़ में दिलचस्पी है जो घास की कटाई के तुरंत बाद पैदा हुए थे। वो उन्हें खुद को शिक्षित करने के लिए ले जाता है, ये विश्वास करते हुए कि हर किसी को पढ़ना सिखाने की तुलना में जो यंग हैं उनको सिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे जानवर जल्द ही पपीज़ के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गायब दूध पिग्स के मैश में चला जाता है। पिग्स इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें सभी गिरे हुए एप्पल मिलने चाहिए जिसे दूसरे जानवरों ने समान रूप से डिवाइड किया होगा। स्क्विलर का दावा है कि पिग्स दिमाग से काम करने वाले होते हैं और इसीलिए बाकी सभी की देखभाल के लिए उन्हें मिल्क और एप्पल की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ये नहीं मिलेंगे तो मिस्टर जोन्स फिर से वापस आ जाएंगे। एनिमल्स उसकी बात समझ जाते हैं और कुछ नहीं कहते। जब एप्पल की मेन क्रॉप भी पिग्स के पास चली जाती है तब भी नहीं। अब चैप्टर 4 की समरी। गर्मियों के एंड तक इंग्लैंड का आधा हिस्सा एनिमल फार्म के बारे में जानता था। स्नोबॉल और नेपोलियन दूसरे जानवरों तक बात फैलाने और उन्हें एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड गाना सिखाने के लिए पिजन्स भेजते हैं, जबकि मिस्टर जोन्स विलिंगटन में बार में बैठे हुए हैं और अपने बैड लक के बारे में बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं। दूसरे फार्मर्स उनसे सिंपैथी रखते हैं लेकिन वो उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। वे सभी उसके बैड लक को अपने काम में नहीं लाना चाहते। एनिमल्स के लिए ये फॉर्चुनेट था कि 2 पड़ोसी खेतों के मालिक एक दूसरे से नफरत करते थे। मिस्टर पिलकिंगटन एक तरफ फॉक्सवुड के मालिक हैं जो एक ऊंचा और पुराने जमाने का फार्म है, जबकि तेज तर्रार मिस्टर फ्रेडरिक दूसरी तरफ पिंचफील्ड के मालिक हैं। वे एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि वे किसी भी बात पर एग्री नहीं हो पाते, भले ही वो बेस्ट आइडिया क्यों ना हो। इसके बावजूद एनिमल फार्म पर जो कुछ हुआ उससे वे डरे हुए हैं। उन्हें भी पता था कि एनिमल फार्म पर किस तरह से एनिमल्स ने फार्म्स के मालिक मिस्टर जोन्स को मारकर भगाया था। मिस्टर पिलकिंगटन और मिस्टर फ्रेडरिक अपने एनिमल्स को वहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं बताना चाहते और इसे मैनर फार्म कहने पर जोर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये एनिमल फार्म है। हालांकि मिस्टर फ्रेडरिक या मिस्टर पिलकिंगटन द्वारा एनिमल फार्म के बारे में फैलाई गई कोई भी रूमर उनके अपने जानवरों के साथ अच्छी नहीं बैठती। अगले ईयर में जो एनिमल कभी बड़े आराम से वहाँ रहते थे वो भी हरकत करने लगते हैं और ह्यूमन अपने एनिमल्स को एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड गाने से नहीं रोक सकते। अक्टूबर में कबूतर यह खबर लेकर आते हैं कि मिस्टर जोन्स और फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के लोग खेत पर दोबारा कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। मिस्टर जोन्स के पास एक बंदूक है। स्नोबॉल तैयार किया जाता है और जानवरों को उनकी चौकियों पर भेजता है। सबसे पहले कबूतर और हंस उड़ते हैं और ह्यूमंस को परेशान करते हैं। फिर म्यूरियल, बेन्यामिन और भेड़ें उन्हें मारने और लात मारने के लिए लग जाती हैं। आदमी बहुत ताकतवर हैं, इसलिए स्नोबॉल के संकेत पर एनिमल्स खलिहान में दौड़ पड़ते हैं। आदमियों को यह एक वापसी जैसा लगता है, इसलिए वो एनिमल्स के पीछे भागते हैं। हालांकि यार्ड में घोड़े, गाय और सूअर एक्टिव रहते हैं।
मिस्टर जोन्स स्नोबॉल पर गोली चलाते हैं, लेकिन केवल उसकी पीठ पर चोट लगती है। जैसे ही बॉक्सर अपने अगले खुरों से लोगों पर हमला करता है, स्नोबॉल मिस्टर जोन्स को पटक देता है। यहाँ तक कि बिल्ली भी एक आदमी पर छलांग लगाती है और जानवर आदमियों को मेन गेट की तरफ धकेल देते हैं। हालांकि बॉक्सर शौक पूर्वक एक लड़के पर पंजा मारता है जो मरा हुआ लगता है और जोर देकर कहता है कि इसका इरादा इसे मारने का नहीं था। स्नोबॉल इस बात पर जोर देता है कि बॉक्सर का लड़के को मारना सही था, उसका मर जाना ही बेहतर है। एनिमल्स को एहसास होता है कि मौली गायब है और बंदूक से डरकर उसे अपने स्टॉल में छिपा हुआ पाते हैं। जब एनिमल्स खलियान में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो लड़का ऐसे ही उन्हें मरा हुआ लग रहा था वो मरा नहीं था, वो उठा और भाग गया। सारे एनिमल्स झंडा फहराते हैं और एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड वाला गीत गाते हैं। वे वॉर में मरी एक भेड़ को दफनाते हैं। स्नोबॉल एक भाषण देता है जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जानवरों को एनिमल फार्म के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए और सारे एनिमल्स के हीरो के लिए फर्स्ट कैटेगरी का ऑनर स्नोबॉल को देते हैं और दूसरे कैटेगरी का ऑनर वो उस मरी हुई भेड़ को देते हैं। एनिमल्स इस लड़ाई को वॉर ऑफ काउ शेल्टर का नाम देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हर साल वो इसकी याद में 2 बार फायर करेंगे। चलिए अब चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आती है, मौली से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। वो अक्सर काम के लिए देर से आती है और कंप्लेन करती है, लेकिन वो अपना ज़्यादातर समय पानी के पूल में अपनी छाया देखने में ही बिताती है। एक दिन क्लोवर मौली को एक तरफ ले जाता है और चुपचाप पूछता है कि क्या उसे वास्तव में मौली को फॉक्सवुड के एक आदमी को अपनी नाक सहलाने की इजाज़त देते देखा है। मौली इस आरोप से इनकार करती है, पर वो क्लोवर से आंख नहीं मिला रही थी। गुप्त रूप से क्लोवर मौली के स्टॉल पर जाता है और उसे चीनी और रिबन का भंडार मिलता है। मौली गायब हो जाती है और कुछ हफ्तों के बाद कबूतर रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने उसे विलिंगटन में खुशी से एक डॉग कार्ट खींचते और रिबन पहने हुए देखा है। जनवरी में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए जानवर खेतों में कुछ नहीं कर पाते। वे कई मीटिंग्स में भाग लेते हैं और पिग्स आने वाले सीजन की योजना बनाते हैं, जिसे एनिमल्स स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं क्योंकि पिग्स कितने बुद्धिमान होते हैं। हालांकि अन्य जानवर अभी भी पिग्स के डिसीजंस की पुष्टि करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि व्यवस्था A1 होगी। सिवाय इसके कि स्नोबॉल और नेपोलियन हर मुद्दे पर डिसएग्री हों। स्नोबॉल बैठकों में जानवरों को समझाने में बेहतर हैं, लेकिन नेपोलियन मीटिंग्स के बीच एनिमल्स को पर्सनल रूप से समझाने में बेहतर है। वह भेड़ों के साथ विशेष रूप से सफल है, जो मीटिंग्स के बीच में और विशेष रूप से स्नोबॉल के भाषणों के बीच में 4 legs गुड 2 legs बैड मिमियाने लगते हैं। स्नोबॉल अक्सर खेती के सिद्धांत के बारे में बोलता है और मुश्किल प्लानिंग डेवलप करता है। नेपोलियन अपने किसी आइडिया के साथ नहीं आता, लेकिन चुपचाप जोर देकर कहता है कि स्नोबॉल की योजनाएं बेवकूफ़ी भरी हैं। हालांकि उनका सबसे बड़ा झगड़ा पवन चक्की को लेकर है, मतलब कि विंड मिल को लेकर है। स्नोबॉल का आइडिया है कि वे खेत के हाईएस्ट पॉइंट पर एक डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि यह खेत को इलेक्ट्रिसिटी देने में सक्षम होगा, जो तब जानवरों को खाली समय का आनंद लेने की परमिशन देगा, जबकि मशीनें उनके लिए काम करेंगी। एक शेड के चिकने फर्श पर चौक से प्लानिंग की जाती है। स्नोबॉल को कुछ वीक्स लगते हैं। दूसरे एनिमल्स उस डायग्राम को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो इम्प्रेसिव दिखता है, इसलिए नेपोलियन को छोड़कर सभी लोग डेली आते हैं। नेपोलियन एक बार ज़रूर आता है, प्लानिंग पर अपना विचार देता है और फिर उन पर टॉयलेट कर देता है। स्नोबॉल का मानना है कि पवन चक्की का निर्माण कठिन होगा। उन्हें पत्थर ढोने होंगे, दीवारें बनानी होंगी और किसी तरह केबल खरीदनी होंगी, लेकिन उसका कहना है कि वे इसे 1 साल में कर सकते हैं। उसका कहना है कि इसके बाद एनिमल्स को हर वीक केवल 3 दिन काम करना होगा। नेपोलियन का आइडिया है कि उन्हें अपना खाद्य उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है और विंड मिल पर ध्यान केंद्रित करने से
भुखमरी बढ़ जाएगी। विंड मिल को लेकर फार्म गहराई से विभाजित है, लेकिन एक जानवर जो किसी का पक्ष नहीं लेता वह बेंजामिन है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन भयानक ही बना रहेगा। दूसरा सवाल जो जानवरों के सामने है वह फार्म की सेफ्टी का है, क्योंकि वे सभी मानते हैं कि ह्यूमंस के साथ उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। वे उम्मीद करते हैं कि ह्यूमंस मिस्टर जोन्स को बहाल करने की कोशिश करेंगे, खासकर जब से फाइट में एनिमल्स की जीत की खबर आई है। काऊ शेल्टर का विस्तार हो गया है। नेपोलियन का कहना है कि उन्हें एनिमल्स को फायर वेपन्स का यूज करने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, जबकि स्नोबॉल का प्रस्ताव है कि वे दूसरी जगह रेवोल्यूशन फैलाने के लिए और ज्यादा कबूतरों को भेजें। दूसरे एनिमल्स किसी भी समय जो भी बात कर रहा है उसके साथ अपना मन नहीं बना सकते हैं और एग्री नहीं हो सकते हैं। स्नोबॉल विंड मिल के लिए अपनी प्लानिंग पूरी करता है और संडे की मीटिंग में इसे मतदान करने के लिए लाता है। वो सारी योजना को बहुत लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है। नेपोलियन तब खड़ा होता है और केवल यही कहता है कि विंड मिल का आइडिया बकवास है और किसी को भी इसके लिए वोट नहीं देना चाहिए। जवाब में स्नोबॉल उछलता है, भेड़ों को चुप कराता है और जोश से बताता है कि उन्हें विंड मिल की जरूरत क्यों है। उनका जुनून एनिमल्स पर जीत हासिल करता है, क्योंकि वह इस बारे में बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी खेती की मशीनरी को चलाती है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से स्टॉल्स पर रोशनी, गर्म और ठंडे पानी और गर्मी से कैसे बचना है, ये सब हम उस विंड मिल से कर सकते हैं। जैसा कि हर कोई तय कर चुका है, नेपोलियन खड़ा है, स्नोबॉल को देखता है और अजीब तरह से बड़बड़ाता है। अचानक 9 खूंखार कुत्ते खलियान में घुस आते हैं और बाड़े के बीच से होते हुए स्नोबॉल का पीछा करने लगते हैं। एनिमल्स को रियलाइज होता है कि ये कुत्ते नेपोलियन द्वारा शिक्षित वही 9 पपीज हैं। नेपोलियन ऊंचे मंच पर कुत्तों से घिरा हुआ खड़ा है। दूसरे एनिमल्स ने देखा कि ये कुत्ते नेपोलियन पर उसी तरह अपनी पूंछ हिलाते थे जैसे दूसरे कुत्ते मिस्टर जोन्स पर पूंछ हिलाते थे। नेपोलियन ने डिक्लेयर किया कि अब संडे को बैठकें नहीं होंगी, क्योंकि वे जरूरी नहीं है और समय खराब करती हैं। फार्म की कोई भी नई पॉलिसी एक स्पेशल पिग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय की जाएगी, जिसकी वह देखरेख करते हैं। और जब वे सभी एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड गाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन दूसरों को अपने डिसीजंस बताएगी। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। दूसरे एनिमल्स यहाँ तक कि बॉक्सर भी निराश है। 4 यंग पिग्स डिसएग्रीमेंट में चिल्लाते हैं, लेकिन कुत्ते गुर्राते हैं और उन्हें चुप करा देते हैं। भेड़ मिमियाती हैं, 4 legs गुड 2 legs बैड। 15 मिनट के बाद में स्क्विलर नए रूल्स को समझाने के लिए चक्कर लगाता है। वह बताते हैं कि नेपोलियन नेतृत्व का हार्ड काम करके अपना बलिदान दे रहा है और उसे ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे जानवर गलत डिसीजन ले सकते हैं। स्क्विलर पूछता है कि अगर वे स्नोबॉल का पीछा करते तो वे कहाँ होते, लेकिन कोई बताता है कि स्नोबॉल ने काऊ शेल्टर की लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। स्क्विलर का कहना है कि बहादुरी वफादारी या आज्ञाकारिता जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका मतलब है कि लड़ाई में स्नोबॉल की भूमिका अतिरंजित थी। वह सभी को फिर से याद दिलाता है कि यदि वे डिसिप्लिन नहीं हुए तो मिस्टर जोन्स वापस आ जाएंगे, और यह एनिमल्स को पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि जो कुछ भी मिस्टर जोन्स की मदद कर सकता है उसे रोकना होगा। बॉक्सर ने डिक्लेयर किया कि यदि नेपोलियन यह कहता है तो ठीक ही होगा। सर्दी वसंत में बदल जाती है और जुताई करने का टाइम आ जाता है। हर संडे को एनिमल्स वीक के लिए अपना ऑर्डर प्राप्त करने के लिए खलिहान में इकट्ठा होते हैं। नेपोलियन ने ओल्ड मेजर की खोपड़ी को उखाड़ दिया और सभी को श्रद्धापूर्वक उसके पास से चलने के लिए कहा। जबकि मीटिंग्स के दौरान एनिमल्स अलग बैठ गए। नेपोलियन, स्क्विलर और मिनिमस नाम का पिग 9 कुत्तों से घिरे हुए एक साथ बैठे थे, जबकि दूसरे पिग्स उनके पीछे बैठे थे। बाकी एनिमल्स खलियान में बैठकर पिग्स को देख रहे थे। स्नोबॉल के जाने के 3 वीक के बाद नेपोलियन ने डिक्लेयर किया कि विंड मिल का निर्माण करेंगे। इसमें 2 साल लगेंगे और सभी का राशन कम करना पड़ेगा। बाद में स्क्विलर ने निजी तौर पर बताया कि नेपोलियन ने कभी विंड मिल का विरोध नहीं किया, यह उसी का आइडिया था और स्नोबॉल ने उसके आइडिया को चुरा लिया था। नेपोलियन केवल स्नोबॉल से छुटकारा पाने के लिए विंड मिल का विरोध करता हुआ दिखाई दिया, जिसे वह खतरनाक
और बैड इम्पैक्ट वाला घोषित करता है। स्क्वीलर का कहना है कि इसे रणनीति कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जिसे दूसरे एनिमल्स नहीं समझते हैं। स्क्वीलर इंस्पिरेशनल है और उसके पास 3 कुत्ते हैं और कोई भी उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है कि उसे इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। जानवर उस ईयर स्लेव की तरह काम करते हैं, लेकिन वे ये जानकर खुश होते हैं कि ह्यूमंस को उनके प्रयासों से लाभ नहीं होगा। वे गर्मियों के दौरान वीक में 60 आवर्स काम करते हैं और अगस्त में नेपोलियन ने डिक्लेयर किया कि वे संडे दोपहर को भी काम करेंगे। यह स्वैच्छिक है, मतलब कि अपनी इच्छा से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जानवर संडे को काम नहीं करते हैं उन्हें राशन कम मिलेगा। इस वर्ष फसल कम हुई है और एक्सीडेंट का मतलब है कि जानवर कुछ फसलें बोने से चूक गए। सर्दी कठिन होने की गारंटी है। विंडमिल का निर्माण भी काफ़ी मुश्किल साबित होता है। खेत में एक खदान है और दूसरी डेवलपमेंट की जो भी सामग्री का भंडार है, लेकिन जानवर अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए बिना खदान में चट्टानों को नहीं तोड़ सकते। कुछ वीक्स के बाद एनिमल्स बड़े बड़े पत्थरों को खदान के शीर्ष तक खींचना शुरू कर देते हैं और उन्हें किनारे से गिराकर चकनाचूर कर देते हैं। घोड़े, भेड़, म्यूरियल और बेंजामिन सभी विंडमिल की जगह पर पत्थर खींचते हैं। यह प्रोसेस थका देने वाला था। बॉक्सर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत लग रहा था। वो अकेले ही दूसरे एनिमल्स को पहाड़ी से नीचे फिसलने से रोकता है। काम करने के लिए हर किसी से 45 मिनट पहले उठना शुरू कर देता है और अकेले ही ढेर सारा पत्थर विंडमिल तक ले जाता है। वो खुद पर दबाव ना डालने की क्लोवर की वार्निंग्स को नज़रअंदाज करता है। गर्मी एनिमल्स के लिए ठीक है, उनके पास मिस्टर जोन्स के अधिक जितना भोजन था उससे अधिक नहीं है, लेकिन उनके पास कम भी नहीं है। जानवरों को लगता है कि कार्य करने के लिए उनके तरीके ह्यूमंस के तरीकों की तुलना में ज़्यादा बेहतर हैं और चूंकि जानवर चोरी नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बाड़ और हेजेस बनाए रखने के बारे में चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन सब के बावजूद गर्मियों के एंड में एनिमल्स को एहसास होता है कि उन्हें तेल, नाखून, कुत्ते के बिस्किट और घोड़े की नाल जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। बाद में उन्हें उपकरण, मशीनरी और बीज की भी ज़रूरत होगी। कोई नहीं जानता कि ये चीज़ें कैसे प्राप्त की जाएं। एक संडे की सुबह नेपोलियन ने घोषणा की कि एनिमल फार्म उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए पड़ोसी फार्मों के साथ बिजनेस करेगा। वह घास, गेहूं और बाद में हो सके तो अंडे भी बेचने जा रहा है। नेपोलियन ने मुर्गियों से कहा कि उन्हें इस पर अपना सेक्रीफाइस के लिए स्वागत करना चाहिए। दूसरे एनिमल्स थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि उन्हें 7 प्रोमिसेस याद हैं जिसमें कहा गया है कि एनिमल्स को बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए या पैसे का यूज़ नहीं करना चाहिए। 4 यंग पिग डर कर बोलते हैं, लेकिन गुर्राते हुए कुत्ते उन्हें चुप करा देते हैं और भेड़ें मियाने लगती हैं। 4 legs गुड एंड 2 legs बैड। नेपोलियन बताते हैं कि जानवरों को इंसानों से ज़्यादा मिलना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उनके मामलों से निपटने के लिए मिस्टर विम्पर नाम के एक वकील को काम पर रखा है। मीटिंग के बाद स्क्वीलर ने सभी को निजी तौर पर यह कहकर निश्चिंत कर दिया कि वे सभी इमेजिन कर रहे होंगे कि बिजनेस में संलग्न नहीं हो सकते या पैसे का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये स्नोबॉल द्वारा शुरू की गई एक र्यूमर थी। यह सुनना एनिमल्स के लिए कंफर्टेबल है। श्री विम्पर प्रत्येक सोमवार को आते हैं। एनिमल्स जितना संभव हो सके उससे बचते हैं, लेकिन वे नेपोलियन को 4 legs पर 2 legs वाले ह्यूमंस को आदेश देते हुए गर्व से देखते हैं। अन्य ह्यूमंस पशु फार्म से पहले से कहीं अधिक नफरत करते हैं। वे सभी मानते हैं कि एनिमल फार्म किसी समय दिवालिया हो जाएगा और विंडमिल विफल हो जाएगी, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध उनमें एनिमल्स की दक्षता के प्रति एक अरुचिपूर्ण सम्मान विकसित हो जाता है। वे इसे मैनोर फार्म के बजाय एनिमल्स फार्म भी कहने लगे हैं। रूमर्स फैल रही हैं कि नेपोलियन मिस्टर पिलकिंगटन या मिस्टर फ्रेडरिक के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है, लेकिन दोनों के साथ नहीं। लगभग इसी समय पिग्स फार्म हाउस में चले जाते हैं। स्क्वीलर हर किसी को आश्वस्त करने के लिए लगा हुआ है। यह आवश्यक है
क्योंकि पिग्स फार्म के दिमाग हैं। उनके लिए काम करने के लिए एक शांत जगह होनी चाहिए, स्क्वीलर ने कहा। नेपोलियन को नेता के रूप में संबोधित करते हुए स्क्वीलर इस बात पर भी जोर देता है कि नेपोलियन के लिए एक घर में रहना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है। स्क्वीलर के आग्रह के बावजूद कुछ एनिमल्स यह जानकर परेशान हो जाते हैं कि पिग्स रसोई में खाते हैं और बिस्तरों में सोते हैं। बॉक्सर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन क्लोवर को याद है कि बिस्तर पर सोने के खिलाफ एक नियम था। वह पुष्टि करने के लिए म्यूरियल से बिस्तरों के बारे में आदेश पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन अब इसमें लिखा है कि कोई भी जानवर चादर वाले बिस्तर पर नहीं सोएगा। क्लोवर को यह याद नहीं है, लेकिन चूंकि यह लिखित रूप में है, वह तर्क देती है कि यह हमेशा इसी तरह से रहा होगा। स्क्वीलर कुछ कुत्तों के साथ वहां से गुजरता है और क्लोवर के लिए चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। वह बताते हैं कि बिस्तरों के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि बिस्तर शब्द का तात्पर्य सिर्फ सोने की जगह से है। चादरें समस्या हैं, क्योंकि वे एक ह्यूमन का आविष्कार हैं। वह क्लोवर को आश्वासन देता है कि बिस्तर केवल उतने ही आरामदायक हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है, और पिग्स को उनकी नींद की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें उनके बारे में अपनी बुद्धि बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मिस्टर जोन्स वापस आ सकते हैं। यह जानते हुए मिस्टर जोन्स की वापसी विनाशकारी होगी। एनिमल्स स्क्वीलर से एग्री कर जाते हैं और कुछ नहीं कहते। जब कुछ दिनों बाद पिग्स डिक्लेयर करते हैं कि वे बाकी सभी की तुलना में 1 घंटे बाद उठेंगे। एनिमल्स थके हुए होते हैं, लेकिन पतझड़ आने पर खुश होते हैं। घास और मकई की बिक्री के बाद सर्दियों के लिए भोजन का भंडार कम हो गया है, लेकिन विंड मिल का काम लगभग आधा हो चुका है और इससे उनका उत्साह बढ़ा है। फसल काटने के बाद एनिमल्स विंड मिल की दीवारें बनाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। बॉक्सर रात में भी अकेले काम करते हुए घंटों बिताता है और बेंजामिन को छोड़कर हर कोई अपना खाली समय संरचना की प्रशंसा करने में बिताता है। हालांकि नवंबर में तूफान आता है। एक सुबह जानवर जागते हैं और देखते हैं कि विंड मिल खंडर हो गई है। वे विंड मिल की ओर दौड़ते हैं और गिरे हुए पत्थर को शोकपूर्वक देखते हैं। नेपोलियन घटनास्थल की ओर दौड़ता है और तेजी से इधर उधर घूमता है। वो अचानक से रुक जाता है और धीरे से कहता है कि स्नोबॉल रात में आया और विंड मिल को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने स्नोबॉल को मौत की सजा सुनाई और उसे पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की। उन्हें फॉक्सवुड के पास हेज में एक छेद की ओर जाने वाले पिग के निशान मिले और नेपोलियन ने घोषणा की कि वे स्नोबॉल के हैं। वह रोता है कि स्नोबॉल को दिखाने के लिए उन्हें सारी सर्दियों में निर्माण करना होगा। चैप्टर 7। सर्दियाँ कड़कड़ाती और ठंडी होती हैं, लेकिन एनिमल्स यह जानते हुए विंड मिल पर मेहनत करते हैं कि अगर वे समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो ह्यूमन रोमांचित हो जाएंगे। ह्यूमन द्वेषपूर्वक यह दिखावा करते हैं कि पवन चक्की इसलिए गिरी क्योंकि दीवारें बहुत पतली थी, स्नोबॉल के कारण नहीं। एनिमल्स बेहतर जानते हैं, लेकिन वे 3 फुट मोटी दीवारें बनाने का निर्णय लेते हैं। बर्फ कुछ देर के लिए उनके काम को रोक देती है और एनिमल्स होपफुल महसूस करने के लिए संघर्ष करते हैं। स्क्वीलर मेहनत की गरिमा पर कई भाषण देता है, लेकिन जानवरों को बॉक्सर से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। जनवरी में जब उन्हें पता चलता है कि आलू खराब हो गए हैं तो राशन कम कर दिया जाता है। एनिमल्स के पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है और उन्हें डर है कि वे भूख से मर जाएंगे, लेकिन वे इसे बाहरी दुनिया से छिपाते हैं। नेपोलियन मिस्टर विम्पर को यह दिखाने के लिए रणनीति तैयार करता है कि वहाँ बहुत सारा खाना है। जनवरी के अंत में नेपोलियन को एहसास हुआ कि उसे कहीं ना कहीं अनाज ढूंढना है। वह अपना ज़्यादातर समय फार्म हाउस में बिताता है, जहाँ उसकी सुरक्षा खूंखार कुत्तों द्वारा की जाती है। जब वह कभी कभार बाहर जाता है तो यह एक औपचारिक मामला होता है और कुत्ते उसे घेर लेते हैं। स्क्वीलर संडे की बैठकें आयोजित करता है। एक सुबह उसने घोषणा की कि मुर्गियों को अपने अंडे देने होंगे। नेपोलियन ने गर्मियों तक उन्हें पालने के लिए काफ़ी अनाज देने के लिए प्रति हफ्ते 400 अंडे का बिजनेस करने का करार किया।
मुर्गियां गुस्से में हैं क्योंकि वे सभी वसंत ऋतु में चूजों को पालने की योजना बना रही हैं, इसलिए वे रिवोल्ट कर देती हैं। मुर्गियां पहले छतों में अंडा देती हैं, लेकिन नेपोलियन उनके राशन में कटौती कर देता है। विद्रोह 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान मुर्गियों के हार मानने से पहले 9 मुर्गियां मर जाती हैं। नेपोलियन का कहना है कि 9 मुर्गियां बीमारी से मर गईं। रूमर्स फैलती हैं कि स्नोबॉल फॉक्सवुड या पिंचफील्ड में छिपा हुआ है, जबकि नेपोलियन के दोनों फार्मों के साथ रिश्ते बेहतर हो गए हैं। एनिमल फार्म में लकड़ी का ढेर है जिसे मिस्टर विम्पर बेचने का सुझाव देते हैं, और मिस्टर पिलकिंगटन और मिस्टर फ्रेडरिक दोनों इसे खरीदना चाहते हैं। नेपोलियन बेचने के अपने निर्णय पर विचार विमर्श करता है, और जब भी ऐसा लगता है कि वह एक किसान को बेचने के करीब है तो अफवाहें उड़ती हैं कि स्नोबॉल उस किसान के खेत पर है और वह अपना मन बदल देता है। वसंत ऋतु की शुरुआत में जानवरों को यह जानकर घबराहट होती है कि स्नोबॉल खेत में चुपचाप आ रहा है। माना जाता है कि वह रात में अंडे रौंदने और चोरी करने के लिए आता है, और जानवर हर गलत या परेशान करने वाली बात का दोष स्नोबॉल पर मढ़ना शुरू कर देते हैं। यह तब भी जारी रहता है जब जानवरों को भोजन की बोरी के नीचे स्टोर शेड की चाबी मिल जाती है। नेपोलियन ने स्नोबॉल की गतिविधियों की जांच की घोषणा शुरू की। वह और उसके कुत्ते खेत का दौरा करते हैं और हर जगह स्नोबॉल की गंध के सबूत ढूंढते हैं। इससे हर कोई डरा हुआ है। एक शाम स्क्वीलर ने जानवरों को यह बताने के लिए बुलाया कि उन्होंने कुछ भयानक खोजा है। स्नोबॉल ने खुद को मिस्टर फ्रेडरिक और पिंचफील्ड को बेच दिया है, और वह पशु फार्म पर उनके हमले का नेतृत्व करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा स्नोबॉल हमेशा से मिस्टर जोन्स के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे वे नए खोजे गए दस्तावेजों के कारण जानते हैं। स्क्वीलर इस बात पर जोर देते हैं कि स्नोबॉल द्वारा काऊ शेल्टर की लड़ाई में उन सभी को मारने का प्रयास अब समझ में आता है। जानवर हैरान हैं क्योंकि उनमें से ज़्यादातर को याद है कि स्नोबॉल ने उनके लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और मिस्टर जोन्स ने स्नोबॉल को गोली मार दी थी। बॉक्सर इस पर सवाल उठाता है और घटनाओं के बारे में अपनी यादें साझा करता, लेकिन स्क्वीलर जोर देकर कहता है कि वो गलत है। स्नोबॉल के अपने लेखन में कि स्नोबॉल उन्हें सब कुछ दे देने वाला था, उसकी साजिश सफल हो गई होती यदि नेपोलियन ने मिस्टर जोन्स पर उन्हें मारने के लिए छलांग नहीं लगाई होती और मिस्टर जोन्स के पैर को नहीं काटा होता। पर बॉक्सर बेचैनी से कहता है कि उसे लगता है कि स्नोबॉल उनके पक्ष में ही था। स्क्वीलर दृढ़ता से इस बात पर जोर देते हैं कि नेपोलियन के अनुसार स्नोबॉल विद्रोह होने से बहुत पहले से ही मिस्टर जोन्स के साथ जुड़ा हुआ था। इससे बॉक्सर संतुष्ट हो जाता है क्योंकि नेपोलियन ने ऐसा कहा था, लेकिन स्क्वीलर उसे शक की नज़र से देखता है। 4 दिन बाद नेपोलियन जानवरों को यार्ड में इकट्ठा होने का आदेश देता है और अपने फर्स्ट और सेकंड क्लास के हीरो मेडल पहने हुए और कुत्तों से घिरा हुआ फार्म हाउस से बाहर निकलता है। नेपोलियन के रोने पर जानवर डर जाते हैं। कुत्ते 4 यंग पिग्स को सामने की ओर खींचते हैं और 3 कुत्ते बॉक्सर पर झपट पड़ते हैं। आगे क्या करना है इसके लिए नेपोलियन की ओर देखने से पहले बॉक्सर ने उन्हें एक तरफ रख दिया। नेपोलियन ने बॉक्सर से डरे हुए कुत्ते को जाने देने के लिए कहा। 4 पिग्स वही हैं जिन्होंने नेपोलियन द्वारा संडे की मीटिंग्स को बंद करने पर विरोध किया था, और वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अपराध कबूल करते हैं। वे कहते हैं कि वे स्नोबॉल के साथ काम कर रहे हैं और मिस्टर फ्रेडरिक को एनिमल फार्म देने में उसकी मदद करने की योजना बना रहे हैं। वे इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि स्नोबॉल ने मिस्टर जोन्स के साथ काम किया था। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो कुत्ते उनका गला फाड़ देते हैं। नेपोलियन पूछता है कि और किसके पास कबूल करने के लिए कुछ है। 3 मुर्गों ने कबूल किया कि सपने में स्नोबॉल ने उनसे नेपोलियन की बात ना मानने को कहा था। एक हंस ने मकई चुराने की बात कबूल की और एक भेड़ ने कबूल किया कि उन्होंने स्नोबॉल के आदेश पर पानी के पूल में टॉयलेट किया था। दूसरे लोग अपना अपराध स्वीकार करते हैं और नेपोलियन उन सभी को मार देता है। जब यह खत्म हो जाता है तो दूसरे जानवर दूर हो जाते हैं और यह
अनिश्चित होता है कि क्या अधिक चौंकाने वाला है। फैक्ट यह है कि मरे हुए जानवर स्नोबॉल के साथ जुड़े हुए थे या उनकी सजा। मिस्टर जोन्स के जाने के बाद यह पहली बार है कि फार्म पर खून खराबा हुआ है। बॉक्सर ने डिक्लेयर किया कि उसे विश्वास नहीं होता कि पशु फार्म पर ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ होगा क्योंकि वे गलती पर हैं। वह 1 घंटा पहले उठने की कसम खाता है और तुरंत खदान की ओर भागता है। तीपतिया घास और दूसरे एनिमल्स विंड मिल के पास रहते हैं। वे एनिमल फार्म पर नज़र रखते हैं और याद करते हैं कि यह सब उनका ही मालिक है। क्लोवर की आंखों में आंसू भर आते हैं और यद्यपि वह अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती, यदि वह ऐसा कर पाती तो वह सोचती कि जब उन्होंने विद्रोह किया था तो यही लक्ष्य नहीं था। भविष्य के बारे में उनका विचार था कि एनिमल दुर्व्यवहार और भूख से मुक्त हों, साथ मिलकर काम करें, ताकतवर कमज़ोरों की रक्षा करें। इसके बजाय अब कोई भी अपने मन की बात नहीं कह सकता। कुत्ते गुर्राने लगते हैं और उन्हें भयानक अपराधों को कबूल करने के लिए अपने दोस्तों को मरते हुए देखना पड़ता है। हालांकि वह विद्रोह या अवज्ञा के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि वह अभी भी मानती है कि यह मिस्टर जोन्स की वापसी से बेहतर है। वह नेपोलियन के नेतृत्व को स्वीकार कर लेगी, भले ही उसे इसकी आशा ना हो। क्लोवर एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड का गाना शुरू करता है और अन्य जानवर भी इसमें शामिल हो जाते हैं और शौक पूर्वक गाते हैं। जब वे तीसरी बार अपना काम पूरा करते हैं तो स्क्वीलर और 2 कुत्ते आते हैं और घोषणा करते हैं कि एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड को ख़त्म कर दिया जाए। कठोरता से वे बताते हैं कि अब इस गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्रोह पहले ही गद्दारों की फांसी के साथ समाप्त हो गया था। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड में चित्रित समाज अब स्थापित हो चुका है, इसलिए गाना बेकार है। एनिमल्स डरे हुए हैं और कुछ लोग विरोध करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन भेड़ें मिमियाने लगती हैं। 4 legs गुड 2 legs बैड, और इससे कोई भी चर्चा समाप्त हो जाती है। मिनिमस ने एक गीत बनाया है जो शुरू होता है, एनिमल फार्म मेरे माध्यम से कभी भी तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ज़्यादातर एनिमल्स के लिए नया गाना एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड के बराबर नहीं है। चैप्टर 8। कुछ दिनों बाद कुछ जानवर सोचते हैं कि अगर उन्हें याद है कि 6th प्रॉमिस में क्या कहा गया था कि जानवरों को दूसरे जानवरों को नहीं मारना चाहिए। पिग्स या कुत्तों को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन क्लोवर को लगता है कि फांसी इस नियम के अनुरूप नहीं है। वह बेंजामिन से उसे प्रॉमिस पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। म्यूरियल इसकी जगह पढ़ता है। प्रॉमिस में लिखा है, कोई भी एनिमल बिना किसी कारण के किसी दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। वह देखती है कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। एनिमल्स पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। जानवर थके हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने काम पर गर्व है और वे सोचते हैं कि विंडमिल उनके लिए क्या कर पाएगी। नेपोलियन ने घोषणा की कि वे विंडमिल का नाम नेपोलियन मिल रखेंगे। 2 दिन बाद नेपोलियन ने घोषणा की कि उसने लकड़ी मिस्टर फ्रेडरिक को बेच दी है। वह कबूतरों के संदेश को डेथ टू पिलकिंगटन में बदल देता है और कहता है कि श्री फ्रेडरिक की क्रूरता के बारे में अफवाहें झूठी हैं, और जोर देकर कहता है कि स्नोबॉल फॉक्सवुड में विलासिता से रह रहा है। पिग्स रोमांचित हैं क्योंकि नेपोलियन के बिजनेस के कारण श्री फ्रेडरिक ने नगद में भुगतान करने के लिए अपनी कीमत 12 पाउंड बढ़ा दी। इस पैसे से विंडमिल के लिए मशीनरी खरीदी जाएगी। मिस्टर फ्रेडरिक के आदमी लकड़ी को तेजी से ले जाते हैं, और जब लकड़ी खत्म हो जाती है तो एनिमल्स सम्मानपूर्वक बैंक नोटों का निरीक्षण करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। 3 दिन बाद मिस्टर विम्पर भयानक खबर लेकर आते हैं कि बैंक नोट नकली हैं। नेपोलियन ने तुरंत मिस्टर फ्रेडरिक को मौत की सज़ा सुनाई और चेतावनी दी कि पिंचफील्ड एनिमल फार्म पर हमला कर सकता है। वह अच्छे संदेशों के साथ कबूतरों को फॉक्सवुड भी भेजता है। अगली सुबह मिस्टर फ्रेडरिक के आदमी हमला करते हैं। वहाँ 15 आदमी हैं, जिनमें से कई के पास बंदूकें हैं, और जानवर गोलियों का सामना नहीं कर सकते। वे छिपने के लिए मजबूर हैं, और नेपोलियन भी घबराया हुआ लग रहा है। कबूतर मिस्टर
पिलकिंगटन के एक नोट के साथ लौटते हैं जिसमें लिखा होता है, आपकी सही सेवा करता है। मिस्टर फ्रेडरिक और उनके आदमी विंडमिल के आसपास इकट्ठा होते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि वे इसे गिराने की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन बेंजामिन ने मनोरंजन के साथ सिर हिलाया और कहा कि वे इसे उड़ा देंगे। वो सही हैं। एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के बाद विंडमिल खत्म हो गई। गुस्से में आए जानवर आरोप लगाते हैं। बॉक्सर ने 3 आदमियों को मार डाला और बाकी लोगों को कुत्ते काटकर डरा देते हैं। जानवर जीतते हैं, लेकिन वे लहूलुहान और थके हुए होते हैं। वे विंडमिल की नींव के आसपास इकट्ठा होते हैं और ध्यान देते हैं कि वे पत्थरों का पुनः उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बंदूक दूर से उछलती है, स्क्वीलर संतुष्ट होकर उनके पास आता है। स्क्वीलर रोता है कि यह उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए है। बॉक्सर बताते हैं कि यह कोई जीत नहीं थी, क्योंकि लोगों ने विंडमिल को नष्ट कर दिया था। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने वही हासिल कर लिया जो उनके पास पहले था, जिसे स्क्वीलर एक जीत कह रहे हैं। लड़ाई को विंडमिल की लड़ाई का नाम देते हैं। नकली नोटों को हर कोई भूल जाता है। कुछ दिनों बाद पिग्स को विस्की का एक डब्बा मिलता है। उस रात एनिमल्स को जोर से गाना सुनाई देता है, जिसकी आवाज़ संदेहास्पद रूप से एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड की तरह फार्म हाउस से आती है, और नेपोलियन बेवजह मिस्टर जोन्स की टोपी में यार्ड के चारों ओर सरपट दौड़ता है। सुबह 9 बजे सबसे पहले स्क्वीलर सामने आता है। वह घोषणा करता है कि नेपोलियन मर रहा है, क्योंकि स्नोबॉल ने उसके खाने में जहर मिला दिया है। स्क्वीलर का कहना है कि नेपोलियन की अंतिम घोषणा थी कि शराब पीने पर मौत की सजा हो सकती है। अगली दोपहर तक नेपोलियन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और मिस्टर विम्पर को शराब बनाने और आसवन पर किताबें खरीदने के लिए कहता है, और आदेश देता है कि सेवानिवृत्त एनिमल्स के लिए चारागाह में जौ लगाना चाहिए। एक रात लगभग आधी रात के समय जानवर अचानक जाग गए। उन्हें स्क्वीलर के साथ 7 प्रोमिसेस द्वारा एक टूटी हुई सीढ़ी मिलती है, जो एक लालटेन, एक पेंट ब्रश और सफ़ेद पेंट के बगल में जमीन पर पड़ी हुई है। कुत्ते स्क्वीलर को घेर लेते हैं और उसे वापस फार्म हाउस तक ले जाते हैं। बेंजामिन के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ दिनों बाद म्यूरियल देखती है कि जिस प्रॉमिस के बारे में उसने सोचा था कि वह शराब पीने से मना करती है, वो वास्तव में ज़्यादा शराब पीने से मना करती है। चैप्टर 9। बॉक्सर के फटे खुर को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। वह विंडमिल पर काम से छुट्टी लेने से मना कर देता है, लेकिन शाम को वह क्लोवर से शेयर करता है कि उसके खुर में दर्द हो रहा है। क्लोवर और बेंजामिन बॉक्सर को सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन बॉक्सर इस बात पर जोर देता है कि वह रिटायर होने से पहले विंडमिल का काम पूरा होते देखना चाहता है। पशु फार्म पर घोड़ों के लिए रिटायरमेंट की आयु 12 वर्ष है, और हालांकि अभी तक कोई भी एनिमल रिटायर नहीं हुआ है, समय आने पर सभी को पेंशन मिलेगी। बॉक्सर का 12वां जन्मदिन अगली गर्मियों में है। सर्दियां ठंडी और कठोर होती हैं। पिग्स और कुत्तों को छोड़कर बाकी जानवरों को राशन कम मिलता है। स्क्वीलर बताते हैं कि राशन में समानता एनिमलिज्म के अनुरूप नहीं है, और इसके अलावा उनके पास भोजन की कमी नहीं है, और वे मिस्टर जोन्स के दिनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उन सभी चीज़ों की ओर इशारा करता है जो अब बेहतर हैं, और एनिमल्स उस पर विश्वास करते हैं, आंशिक रूप से क्योंकि वे मिस्टर जोन्स को मुश्किल से याद करते हैं। वे इस बात से भी रोमांचित हैं कि वे आज़ाद हैं, गुलाम नहीं। उस वसंत में 4 पिग्स ने 31 सूअरों को जन्म दिया। ये सभी स्पष्ट रूप से नेपोलियन के बच्चे थे। नेपोलियन ने उनके लिए एक स्कूल क्लास की योजना की घोषणा की, लेकिन उन्हें फार्म हाउस की रसोई में खुद पढ़ाया। पिग्स के बच्चों को दूसरे एनिमल्स के साथ खेलने की परमिशन नहीं थी, और यह कानून बन गया कि दूसरे एनिमल्स को पिग्स के लिए अलग हो जाना चाहिए। पिग्स संडे को अपनी पूंछ में रिबन भी पहन सकते हैं। इस ईयर फार्म काफ़ी सफल है, लेकिन इसमें अभी भी पैसे की कमी है। जानवरों को नेपोलियन के लिए निर्माण सामग्री और चीनी की आवश्यकता होती है।
इसलिए नेपोलियन मुर्गियों के अंडे का कोटा प्रति सप्ताह 600 तक बढ़ा देता है। वह सर्दियों में 2 बार राशन कम कर देता है। हालांकि सूअरों का वजन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। सर्दियों के अंत में जानवरों को ब्रू हाउस से जौ पकने की गंध आती है और वे आश्चर्य करते हैं कि क्या उन्हें रात के खाने के लिए गर्म जौ मिलेगा। हालांकि पिग्स ने घोषणा की कि पिग्स को सारा जौ मिलेगा, साथ ही प्रतिदिन 1 पाइंट बियर भी मिलेगी। नेपोलियन को आधा गैलन मिलता है। कठिनाइयों के बावजूद जीवन की गरिमा अधिक है। नेपोलियन पशु फार्म का जश्न मनाने के लिए वीकली एक कार्यक्रम आयोजित करता है। यह अक्सर सैन्य शैली की परेड का रूप लेता है, जिसके बाद स्पीच और गाने होते हैं। एनिमल्स उत्सव का आनंद लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें भूख को भूलने में मदद मिलती है। अप्रैल में एनिमल फार्म एक राष्ट्रपति की आवश्यकता वाला गणतंत्र बन जाता है। नेपोलियन एकमात्र उम्मीदवार है और सर्वसम्मति से चुनाव जीतता है। उन्होंने मिस्टर जोन्स के साथ स्नोबॉल के व्यवहार का विवरण देने वाले और भी दस्तावेज उजागर किए, जिनमें कुछ का कहना है कि स्नोबॉल ने मानव बलों का नेतृत्व किया और चिल्लाया कि मानवता जीवित रहे। मूसा लौट आता है और शुगर कैंडी पर्वत के बारे में बात करते हुए काम नहीं करता है। जानवरों को शुगर कैंडी पर्वत का विचार पसंद है क्योंकि उनका जीवन बहुत कठिन है। और अजीब बात यह है कि पिग्स मूसा को रहने की परमिशन देते हैं और यहाँ तक कि उसे बियर भी देते हैं। एक बार जब उसका खुर ठीक हो जाता है तो बॉक्सर पहले से ज़्यादा मेहनत करता है। हालांकि सभी जानवर गुलामों की तरह काम करते हैं। उसका कोट कुछ हद तक फीका दिखने लगता है और ऐसा लगता है कि वह अकेले दृढ़ संकल्प पर काम कर रहा है। लेकिन जानवरों का तर्क है कि गर्मियां आते ही वो अपना काम शुरू कर देगा। क्लोवर और बेंजामिन ने उसे अपना ख्याल रखने की चेतावनी दी, लेकिन बॉक्सर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि गर्मियों की एक शाम विंड मिल की ओर पत्थर खींचते समय बॉक्सर गिर जाता है। जानवर उसके पास दौड़ते हैं और बॉक्सर क्लोवर को कमज़ोर रूप से बताता है कि उसका फेफड़ा खराब हो गया है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उसके काम का मतलब है कि दूसरे लोग उसके बिना विंड मिल खत्म करने में सक्षम होंगे, पर अब रिटायरमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ये बताने वाला इस बात पर जोर देता है कि सारे एनिमल्स स्लेव्स की तरह काम करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्रोह का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। एनिमल्स को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बॉक्सर के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट से यह स्पष्ट होता है कि इसमें रहना अधिनायकवादी राज्य का अर्थ है कि उसे इसका समर्थन करने के लिए अपने स्वास्थ्य सहित सब कुछ का त्याग करना होगा। बेंजामिन और क्लोवर को छोड़कर सभी जानवर स्क्वीलर को बताने के लिए दौड़े कि क्या हुआ था। स्क्वीलर चिंतित होकर बॉक्सर को बताता है कि नेपोलियन उसे इलाज के लिए विलिंगटन पशु चिकित्सालय में भेजने जा रहा है। इससे जानवर परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्क्वीलर उन्हें आश्वस्त करता है कि पशु चिकित्सक बॉक्सर की मदद करने में बेहतर सक्षम हैं। बॉक्सर लंगड़ाते हुए अपने स्टॉल पर वापस आ जाता है और 2 दिनों तक वहीं रहता है। जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तो बेंजामिन और क्लोवर उसके बिस्तर के पास रहते हैं और बॉक्सर के रिटायर होने के बाद उसे वर्णमाला का अध्ययन करने के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। दिन के मध्य में बॉक्सर को ले जाने के लिए एक वैन आती है, जबकि दूसरे जानवर काम कर रहे होते हैं। जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब बेंजामिन उनके लिए दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि वे बॉक्सर को ले जा रहे हैं। घोड़े द्वारा खींची गई एक बड़ी वैन में बॉक्सर को देखने के लिए एनिमल्स पीछे की ओर दौड़ पड़ते हैं, जिसके किनारे पर लिखा होता है अल्फ्रेड सिमंड्स हॉर्स स्लॉटर, मतलब कि वो घोड़ों को मारने वाले लोग थे। आदमी अपने घोड़ों को कोड़े मारता है और वे दौड़कर नीचे चले जाते हैं। क्लोवर बॉक्सर को बाहर निकालने के लिए चिल्लाता है और बॉक्सर कुछ किक मारता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। उन्होंने बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखा। 3 दिन बाद स्क्वीलर ने घोषणा की कि बॉक्सर की अस्पताल में मृत्यु हो गई और वह अंत तक बॉक्सर के साथ था। बॉक्सर के अंतिम शब्द विंड मील, नेपोलियन और एनिमल फार्म के समर्थन में थे। स्क्वीलर ने नोट किया कि उसने रूमर सुनी है कि कुछ एनिमल्स का मानना है कि
बॉक्सर को घोड़े काटने वाली जगह पर ले जाया गया था। यह सच नहीं है, नेपोलियन ऐसा कभी नहीं करेगा। एक के लिए और दूसरे के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल ने घोड़े काटने वाले कारखाने से एक वैन खरीदी थी और अभी तक उसे फिर से रंगने का अवसर नहीं मिला था। बॉक्सर की मृत्यु और गलतफहमी के बारे में स्क्यूलर के वर्णन ने एनिमल्स को शांत कर दिया। संडे को नेपोलियन बॉक्सर की स्मृति में एक स्पीच देता है और बॉक्सर की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का आदेश देता है। उन्होंने कुछ दिनों में बॉक्सर के सम्मान में एक भोज की घोषणा की। भोज के दिन पिग्स को फार्म हाउस में एक टोकरी मिलती है और वे गाना गाते हुए रात बिताते हैं। अफवाहें फैली हैं कि सुअर विस्की खरीदने के लिए पैसे लेकर आए थे। चैप्टर 10। साल बीत गए और जल्द ही केवल क्लोवर, बेंजामिन, मूसा और कुछ पिग्स को ही विद्रोह से पहले का जीवन याद आ गया। बाकी सभी लोग मर जाते हैं और यहाँ तक कि बॉक्सर को भी भुला दिया जाता है। क्लोवर अब 14 वर्ष की है, लेकिन वह अभी भी रिटायर नहीं हुई है। नेपोलियन और स्क्यूलर दोनों विशाल और मोटे हैं। फार्म पर बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उतने नहीं जितने इन्होंने इस समय तक होने का आइडिया लगाया था। इस वजह से अधिकांश जानवर विद्रोह के महत्व को नहीं समझते हैं। क्लोवर के अलावा 3 दूसरे घोड़े हैं, जिनमें से कोई भी बुद्धिमान नहीं है। फार्म समृद्ध है, पहले से कहीं बड़ा है और बेहतर ढंग से व्यवस्थित है। विंड मिल तैयार हो गई है, लेकिन वे इसका उपयोग लाभदायक मकई पीसने के लिए करते हैं, बिजली के लिए नहीं, जैसा कि स्नोबॉल ने प्रस्तावित किया था। नेपोलियन इस बात पर जोर देता है कि एनिमलिज्म कड़ी मेहनत करने और मित व्यवता से जीने के बारे में है, न कि बिजली और 3 दिवसीय कार्य सप्ताह के बारे में। हालांकि फार्म ज़्यादा समृद्ध लगता है, पिग्स और कुत्तों को छोड़कर दूसरे सभी जानवर स्वयं को ज़्यादा समृद्ध महसूस नहीं करते हैं। स्क्यूलर अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि पिग्स को खेत की देखरेख और व्यवस्थित करने के लिए कितना काम करना चाहिए। हालांकि वे इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरे एनिमल्स यह समझने के लिए बहुत कमज़ोर हैं कि पिग्स क्या करते हैं। भले ही पिग्स और कुत्ते भोजन का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन वे बहुत कुछ खाते हैं। दूसरे एनिमल्स अभी भी भूखे हैं, पुआल पर सोते हैं और खेतों में काम करते हैं। बड़े लोग यह याद करने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर जोन्स के गायब होने के तुरंत बाद जीवन बेहतर था या नहीं, लेकिन वे याद नहीं कर पाते। स्क्यूलर के आंकड़ों के अलावा उनके पास अपने वर्तमान की तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है जो दर्शाता है कि जीवन बेहतर हो रहा है। बेंजामिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सब कुछ याद है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि चीज़ें कभी भी बेहतर या बदतर नहीं रही हैं। उनका सुझाव है कि जीवन भूखे और निराशा होने के बारे में है। जानवर कभी उम्मीद नहीं छोड़ते और उन्हें एनिमल फार्म का हिस्सा होने पर गर्व है। वे अभी भी अपने झंडे को देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और वे सभी मानते हैं कि ओल्ड मेजर द्वारा भविष्यवाणी की गई जानवरों का गणराज्य अभी भी आएगा। वे गुप्त रूप से एनिमल्स ऑफ इंग्लैंड गुनगुनाते हैं और इस फैक्ट पर गर्व करते हैं कि एनिमल फार्म पर सभी जानवर समान हैं। एक गर्मी के दिन स्क्यूलर भेड़ों को चराने के लिए खेत के एक ऊंचे हिस्से में ले जाता है और उन्हें 1 वीक के लिए वहीं छोड़ देता है। वह सभी को बताता है कि भेड़ों को एक नया गाना सिखा रहा है। भेड़ के लौटने के ठीक बाद क्लोवर सदमे में हिनहिनाने लगा। स्क्यूलर अपने पिछले पैरों पर चल रहा है। दूसरे पिग्स भी 2 पैरों पर फार्म हाउस से बाहर निकलते हैं। कुत्ते भौंकते हैं और काला मुर्गा नेपोलियन के प्रवेश की घोषणा करता है। नेपोलियन घमंड से दूसरे जानवरों को देखता है और अपनी टाटर में चाबुक रखता है। जानवर कुछ कहने पर विचार करते हैं, लेकिन तुरंत भेड़ जोर जोर से मिमियाने लगती हैं। 4 legs गुड एंड 2 legs मोर गुड। सुअर वापस अंदर चले जाते हैं। क्लोवर बेंजामिन को परेशान करता है और उसे खलियान में ले जाता है, जहां 7 प्रोमिसेस लिखी हुई हैं। वह कहती हैं कि अभी भी पढ़ नहीं सकती, लेकिन उसे लगता है कि दीवार अलग दिखती है। बेंजामिन ने पूरा पाठ पढ़ा। सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में ज़्यादा समान हैं। इसके साथ यह अजीब नहीं लगता जब सभी सुअर चाबुक लेकर चलते हैं, रेडियो खरीदते हैं और टेलीफोन लगाते हैं।
यह अजीब नहीं है जब नेपोलियन कपड़े पहनना और पाइप पीना शुरू कर देता है। एक वीक के बाद पड़ोसी किसानों वाली कई डॉग कार्ट घूमने के लिए खेत तक आती हैं। वे हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं, विशेषकर विंडमिल की। जानवर निश्चित नहीं हैं कि उन्हें पिग से अधिक डरना चाहिए या ह्यूमन से। उस रात जानवरों को फार्म हाउस से हंसी और गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे घर तक रेंगते हैं और लंबे जानवर खिड़की से अंदर देखते हैं। उन्होंने नेपोलियन को मेज के शीर्ष पर बैठे हुए देखा, जो पिग्स और बियर के मग के साथ ह्यूमन से घिरा हुआ था। एक ताश का खेल चल रहा था। मिस्टर पिलकिंगटन का कहना है कि एनिमल फार्म पर निचले जानवर अधिक काम करते हैं और दूसरे जानवरों की तुलना में कम भोजन पाते हैं, और वह और उनके साथ ही एनिमल फार्म के तरीकों की नकल करने का इरादा रखते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि एनिमल फार्म और दूसरे फार्मों के बीच दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। मिस्टर पिलकिंगटन अपने ही चुटकुले पर हंसते हैं और फिर यह कहने में सफल हो जाते हैं कि एनिमल फार्म के पास निपटने के लिए निम्न वर्ग के जानवर हैं, तो ह्यूमंस के पास निम्न वर्ग है। हर कोई हंसी से दहाड़ता है और वे एनिमल फार्म की ओर टोस्ट करते हैं। नेपोलियन भाषण देने के लिए खड़ा है। उसका कहना है कि ये अफवाहें हैं कि एनिमल फार्म विद्रोही और विध्वंसक है, झूठी हैं। वे केवल शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखना चाहते हैं और कहीं और विद्रोह भड़काने पर कभी विचार नहीं करेंगे। हालांकि वह जानता है कि अब किसी को संदेह नहीं है, वह कुछ बदलाव करने जा रहा है। जानवर एक दूसरे को कॉमरेड कहकर संबोधित करना बंद कर देंगे और वे अब संडे को पिग की खोपड़ी के सामने मार्च करने की अजीब परंपरा का पालन भी नहीं करेंगे। झंडा अब सादा हरा भी है। मिस्टर पिलकिंगटन के भाषण की नेपोलियन की एकमात्र आलोचना यह है कि उन्होंने एनिमल फार्म की बात की थी, जो अब सही नाम नहीं है। फार्म को उसके मूल नाम मैनर फार्म के नाम से ही जाना जाएगा। वे मैनोर फार्म में शराब पीते हैं। बाहर के जानवर पिग्स के साथ कुछ अजीब घटते हुए देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या है। वे भाग जाते हैं। वे अंदर हंगामा सुनते हैं और खिड़की पर लौट आते हैं। वे देखते हैं कि नेपोलियन और मिस्टर पिलकिंगटन दोनों ने एक ही समय में हुक्म का इक्का बजाया और हर कोई चिल्ला रहा है। एनिमल्स पिग्स और ह्यूमंस के बीच कोई अंतर नहीं बता सकते। तो यहाँ इस किताब की बुक समरी खत्म होती है और मुझे आशा है कि आप इस किताब का मतलब समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे समाज में हम एक दूसरे को भ्रमित करते हैं और किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। तो यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम दूसरी किसी बुक समरी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। अगर आपने स्टोरीज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें